इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं नेचर हेवन होम। जब भी सोलन आए, नेचर हेवन में रुक कर जाएं। इस प्रोग्राम की सह प्रायोजक हैं स्काई सिक्योर। अपने वाहन में स्काई सिक्योर GPRS लगवाएं और चोरी की चिंता से मुक्ति पाएं। नमस्कार। रात 9 बजे ये वो समय है जब हम आपसे रूबरू होंगे अपने नए कार्यक्रम क्या कहता है भारत के जरिए HBC न्यूज़ 18 पर, जहां हम उठाएंगे आपके सवाल और उठाएंगे आपके मुद्दे। खबरों की दुनिया के शोर से दूर यहां हम आपको बताएंगे कि हम क्या थे, क्या हैं और आने वाले वक्त में हम क्या होंगे। हमारा आज का विषय है राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना, यानी कि नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सरकार का इसके ऊपर क्या कहना है। सरकार का कहना है कि हम 4 साल के समय के अंदर लगभग 6 लाख करोड़ की जो राशि है उसे जमा करेंगे। अब इसका जो सबसे पहला इंप्रेशन है, सबसे पहला मतलब है, वो ये निकलता है कि सरकार के पास पैसों की एक भारी कमी है। बेशक भारत उन देशों में शुमार है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर या पेट्रोल डीजल के ऊपर सबसे अधिक टैक्स चार्ज करता है, मगर मौजूदा वक्त में सरकार सच में आर्थिक किल्लत से जूझ रही है। सरकार का कहना है कि हम अपनी संपत्ति को बेच नहीं रहे हैं, हम उसे किराए पर दे रहे हैं, मगर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका इस पर कुछ और कहना है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आप कोई चीज किराए पर देने वाले हैं तो कम से कम 20-30 साल के लिए तो देंगे ही, 2-3 साल के लिए तो कोई चीज किराए पर नहीं दी जाएगी। तो 20-30 साल का जो वक्त है एक बहुत लंबा वक्त होता है। इस वक्त में क्या हो जाए हम नहीं जानते। और जो दूसरी चीज एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, अर्थशास्त्री कह रहे हैं, वो ये है कि इतने लंबे वक्त के बाद प्राइवेट सेक्टर के हाथों से पब्लिक संपत्ति को वापस लेना एक बहुत बड़ी मुश्किल होगी, एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा उस वक्त की सरकार के लिए। तो हमने आपके लिए एक पूरी रिपोर्ट तैयार की है जिसके अंदर हमने अलग अलग पहलू, पक्ष के भी और विपक्ष के भी, और सबसे जरूरी एक्सपर्ट्स की राय भी हमने इसके अंदर जोड़ी है ताकि आप इस पूरे मुद्दे की सही और सटीक जानकारी ले सकें। सबसे पहले हम आपको बताते हैं एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसका मूल उद्देश्य, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाएं। वहीं दूसरी तरफ इससे बिल्कुल उलट जो पब्लिक सेक्टर होता है, जो सरकारी संपत्ति होती है, जो सरकारी कंपनियां होती हैं, उनका मूल उद्देश्य होता है लोगों की भलाई करना, जनमानस का कल्याण करना। अब यहां पर दुविधा यह है कि अगर सरकार अपनी सरकारी संपत्ति किराए पर ही देती है निजी सेक्टर के हाथों में, निजी कंपनियों के हाथों में, तो ऐसे में जो सोशल वेलफेयर है, जो सरकार की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कैसे पूरी करेंगे। इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ने वाला है पिछड़े, गरीब, दलित और फाइनेंशियली इंस्टेबल जो सोसाइटी है, जो वर्ग है हमारे समाज का, उनके ऊपर। क्योंकि आप देखिए वो नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं, और अगर जो सरकारी कंपनियां हैं, जो सरकारी क्षेत्र है, वो प्राइवेट क्षेत्र के पास चला जाएगा तो जो ओवरऑल सरकारी नौकरियां हैं उनके ऊपर एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब इस बुरे प्रभाव से क्या होगा, नौकरियां कम हो जाएंगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा, और जो लोग सरकारी नौकरियां लेना चाहते हैं, जिन लोगों का ख्वाब होता है सरकारी नौकरियां लेने का, उनका ख्वाब कहीं ना कहीं उनसे छीना जा रहा है। इससे रोजगार में कमी आएगी, इससे लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन सुधरने की बजाय और बिगड़ जाएगी, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। और दूसरी तरफ इससे हमारे समाज में जो डिफरेंसेस हैं, जो असमानताएं हैं, उनमें भी बढ़ोतरी होगी। हम आपको बताते हैं कि इस पूरे मुद्दे के ऊपर 2 सबसे महत्वपूर्ण सवाल कौन से खड़े होते हैं। सवाल नंबर 1, क्या सच में सरकार इस नीति को ला रही है आर्थिक
जो तंगी देश झेल रहा है, जो अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है, उसे ठीक करने के लिए, उसे वापस पटरी पर लाने के लिए? या इसी सिक्के का एक और पहलू है, क्या सरकार उन लोगों की मदद कर रही है, उन लोगों का एक तरह से भुगतान कर रही है जिन्होंने सरकार को इलेक्शंस के वक्त मदद की थी, फंड देकर, चंदा देकर? ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये दो प्रश्न है जो पब्लिक डोमेन में है, जो लोगों के बीच में है, जो लोग डिस्कस कर रहे हैं। हमने सोचा कि आपको ये दो प्रश्न बताने बहुत जरूरी है और इनका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, जब हम देखेंगे कि आने वाले 4 सालों में जो ये राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना है, जो इससे 6 लाख करोड़ आने वाले हैं, इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा हमारी अर्थव्यवस्था पर, देश की एम्प्लॉयमेंट पर, देश की और नीतियों पर। अब इसके साथ सोशल मीडिया पर सरकार ट्रोल भी हो रही है, सरकार को क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ रहा है। हम जानते हैं कुछ साल पहले सरकार ने डिमोनेटाइजेशन नाम की एक पॉलिसी लाई थी। इसके तहत नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन हुई थी। पहले सरकार का कहना था कि नोटबंदी हो रही है काला धन छुपाने वाले लोगों के विरोध में कार्यवाही करने के लिए। फिर सरकार का कहना था कि इससे टेरर फंडिंग रोकी जाएगी। फिर सरकार ने अपना गोल पोस्ट चेंज कर कहा कि हम इसे कैशलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं, और अंत में सरकार ने कहा कि हम इससे लेस कैश सोसाइटी बनाना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि उस वक्त सरकार ने अपना गोल पोस्ट बदला कि डिमोनेटाइजेशन आखिर क्यों की, इसके पीछे की वजह क्या थी, कारण क्या था, सरकार खुद नहीं जान पाई। और इसके ऊपर सरकार अब जब वो मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पॉलिसी लाई है, उसके ऊपर उसे सोशल मीडिया पर ट्रोल्स का सामना करना पड़ रहा है। ट्रोल्स कह रहे हैं एक तरफ डिमोनेटाइजेशन तो दूसरी तरफ मोनेटाइजेशन। कहीं ना कहीं सरकार को, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, जो शब्द बेचना है उससे बहुत दिक्कत है। इसका कारण है जो विपक्ष ने अपने सवाल खड़े किए हैं, सरकार जो संपत्ति बेच रही है उसके ऊपर। सरकार के ऊपर बहुत लंबे वक्त से ये आरोप लगते आ रहे हैं कि वो पब्लिक सेक्टर की जो संपत्ति है उसे बेच रही है। हमने आपको बताया कि इससे में क्या नुकसान होने वाले हैं। अर्थशास्त्री मानते हैं कि इसकी बजाय सरकार कुछ ऐसा करे जिससे डिमांड बढ़े। हमारे पास कुछ आंकड़े हैं जो हम आपको देना चाहते हैं, जो आपको बताएंगे कि सरकार कौन से सेक्टर में से कितना जो सेक्टर है वो किराए पर दे रही है, सो कॉल्ड किराए पर दे रही है। हम शुरू करते हैं रोड से। तो रोड में लगभग 1,60,200 करोड़ की जो संपत्ति है वो किराए पर देने की योजना है। इसके बाद रेल की बात करें तो 1,50,000 से ज्यादा की संपत्ति, 1,50,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति सरकार निजी हाथों में देने वाली है। पावर एंड ट्रांसमिशन लाइंस में लगभग 45,200 करोड़ की संपत्ति दी जाने वाली है। टेलीकॉम में लगभग 35,100 करोड़ की संपत्ति, पोर्ट्स में लगभग 13,000 करोड़ की संपत्ति, अर्बन रियल एस्टेट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है इंडिया की अर्थव्यवस्था का, इसमें लगभग 15,000 करोड़ का जो संपत्ति है वो सरकार किराए पर देने वाली है। इस पूरी लिस्ट में प्रोडक्ट पाइपलाइंस भी आती हैं, वेयर हाउसिंग भी आती है जो किसानों के साथ जुड़ी है। इसके अंदर लगभग 29,000 करोड़ की जो संपत्ति है वो सरकार देने वाली है। अगर हम बात करें स्टेडियम्स की तो वो है 12,000 करोड़। कोल एंड माइनिंग में लगभग 29,000 करोड़ की जो संपत्ति है वो सरकार निजी हाथों में देने वाली है। और जो ये लिस्ट है ये और भी लंबी है, इसमें और भी चीजें हैं जिनको मिलाकर सरकार लगभग 6 लाख करोड़ की जो संपत्ति है उसे किराए पर देकर इतनी रकम का इंतजाम करने वाली है आने वाले 4 सालों में। इसका एक पक्ष यह भी है कि सरकार पहले ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई से भारी कर्ज ले चुकी है। ऐसे में सरकार से यह सवाल पूछा जा रहा है कि जो सरकार इतना कर्ज पहले ही ले चुकी है और जो सरकार ने इतना टैक्स इकट्ठा किया है, रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया गया है सरकार के द्वारा, इतने पैसे का आखिर सरकार ने किया, इसे कहां पर खर्च किया, इसकी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में क्या इसका योगदान था, ये कुछ सवाल है जो लोग सरकार से पूछ रहे हैं। और हमारी नजर रहेगी आने वाले वक्त में कि सरकार इस राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना के तहत कितने पैसे इकट्ठा करती है और इसके जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हैं वो क्या होने वाले हैं। अब क्या कहता है भारत में, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे किसानों पर हुए अत्याचार की कहानी जो कि हुई है करनाल में। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर से आपको दिखाएंगे क्या कहता है भारत। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर हरियाणा भारत का
प्रभावशाली राज्य जहां कृषि के साथ अवसर को चुनौती है और औद्योगिक कार्यशीलता किसी निष्ठा से उभरा प्रगति का एक और कदम अपने प्रदेशवासियों के लिए रिटेल जगत में नए उद्यमी एवं सभी स्तरों पर रोजगार और कारोबार के अवसर उत्पन्न करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HAICL के द्वारा हर हिट स्टोर्स का शुभारंभ किया है। क्या कहता है भारत के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। लगभग 9 महीने से भी अधिक समय हो चुका है, किसान अब भी दिल्ली की सीमाओं के इर्द गिर्द मौजूद हैं। अपने हक के लिए 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग के साथ वो अब भी देश के मुख्तलिफ हिस्सों में अपना विरोध कर रहे हैं और दिल्ली के इर्द गिर्द भी अपना विरोध उन्होंने जारी रखा है। कई मौसम बदल गए, कई ऋतुएं बदल गई, मगर ना ही किसान तैयार हैं अपनी मांगों को कुछ कम करने के लिए और ना ही सरकार तैयार है किसानों की मांगों को सुनने के लिए, उन्हें मानने के लिए। 26 जनवरी से पहले जिस तरह का वार्तालाप, जिस तरह की कॉन्वर्सेशंस हो रही थी, हमने देखा है कि काफी लंबे वक्त से ऐसी कोई बातचीत, ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन सरकार और किसानों के बीच नहीं हुई है। अब ऐसे में करनाल, हरियाणा के करनाल से एक वीडियो सामने आया है जिसमें पुलिस की ज्यादती दिखाई दे रही है। वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है। ऐसे में पुलिस का आरोप है कि किसान पत्थरबाजी कर रहे थे और उन्होंने हाईवे को जाम कर रखा था। ऐसे में सीएम मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के सीएम हैं, उनका कहना है कि कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने यह फैसला लिया। अब किसान नेताओं ने जो किसान घायल हुआ था उसकी मौत को एक हत्या करार कर दिया है। उनका कहना है कि ये एक हत्या है और उन्होंने अल्टीमेटम दिया है 7 सितंबर तक का। वो कह रहे हैं उसके बाद हम महापंचायत करेंगे। उन्होंने अपनी कुछ मांगे रखी हैं जो वो कह रहे हैं 7 सितंबर तक पूरी हो जानी चाहिए। उनकी मांगे क्या है? उनकी मांगे हैं कि जो किसान मारा गया है उसके परिवार को 25 लाख रुपया दिया जाए और उसके परिवार को सरकारी नौकरी भी दी जाए। उनका यह भी कहना है, किसान नेताओं का यह भी मांग है, यह भी उनका कहना है कि जो लोग इस संघर्ष में घायल हुए हैं, जो किसान इस संघर्ष में घायल हुए हैं, उन्हें 2 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाए। हुआ है उसमें जो दोषी अधिकारी हैं, चाहे उसमें एसडीएम है, चाहे उसमें पुलिस अधिकारी हैं, उन सब के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। सभी दोषी आरोपी कर्मचारी और मामला दर्ज हो तुरंत ये फैसला। इसका टाइम दिया है उनको 6 तारीख तक का। 6 तारीख तक का समय दिया गया है, क्योंकि 5 तारीख की उत्तर प्रदेश के अंदर रैली है और आप सभी ने रैली में भी जाना है। वहां पे बड़ी पंचायत देश की रखी गई है संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से, तो आप सभी ने उसमें भी जाना है। इसलिए उस तारीख को टाल के 6 तारीख तक हम सरकार का इंतजार करेंगे और वरना 7 तारीख को फिर हम एक बड़ी पंचायत करनाल की अनाज मंडी में बुला के और यहां का जो प्रशासन है, सेक्रेटरीट है, उसका घेराव अनिश्चित काल के लिए कर देंगे। इसके साथ साथ जो हमारा भाई शहीद हुआ है उसके लिए 25 लाख रुपया मुआवजा और उसके बेटे को नौकरी। जो किसान शहीद हुआ उसके परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा और परिवार में ये भी सरकार 7 तारीख तक 6 तारीख तक हमें क्लियर करके बताएगी। हाँ, जो लोग हमारे घायल हुए हैं, जिनको काफी चोटें, किसी को सिर में है, एक भाई का नाक की हड्डी टूटी है, टांग टूटी है, बांह टूटी है, बहुत से जहां जिनको भी चोटें हैं, उन भाइयों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा। तो ये सरकार से मांगे हैं और 7 तारीख को 5 को आप सभी ने उत्तर प्रदेश जाना है, मुजफ्फरनगर में बड़ी रैली है और 7 तारीख को पूरे हरियाणा से पूरा जोर लगा के हमने करनाल की अनाज मंडी में इकट्ठे होना है और वहां इकट्ठे होने के बाद यहाँ के जो सेक्रेटरीट है उसका घेराव किया जाए।
अब ऐसे में हरियाणा में 826 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है और दुष्यंत बोले हैं जो एसडीएम थे उन पर कार्यवाही होगी। हम आपको बता दें करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि किसानों के सर फोड़ दो। कथित रूप से उन्होंने कहा कि किसानों के सर फोड़ दिए जाएं। उनके संदर्भ में दुष्यंत ने कहा था कि एसडीएम पर कार्यवाही की जाएगी। सिंपल है, जो भी हो यहाँ से इससे कोई नहीं जाएगा वहां। इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर छोड़ देता हूँ। नहीं है सर, मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को लिखित में बता रहा हूँ। कितने लट मारा कोई डाउट मारोगे? कोई जाएगा इसको बीच करके सीधे उठा के मारना पीछे, कोई डाउट नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। क्लियर है आपको? ये नाका किसी भी हालत में हम रीच नहीं होने देंगे। हमारे पास पर्याप्त फोर्स पीछे भी है, 100 की फोर्स पीछे यहाँ पे आपको खड़ा रखा है। शुरू में कोई इशू नहीं है, मारोगे ना बेट? ठीक है, क्लियर है। हेलमेट पहन लो, ये और हेलमेट तो हम अलर्ट लेके बैठे नहीं यहाँ पे, ठीक है? हम पूरी रात नहीं सोए यार, 2 दिन से ड्यूटी कर रहे हैं। आप तो सो के आए थोड़ा, कोई बात नहीं, अभी खींच रहा है 6 घंटे, ठीक है? क्लियर है सर? यहाँ से बंदा नहीं जाना चाहिए यार, मेरे पास आए नहीं यार। और अगर क्लियर हो तो उसका सर फुटा होना चाहिए किसी का, ठीक है? क्लियर है ना आपको? ठीक है। अब किसानों की कुछ और मांगे हैं। वो चाहते हैं 25 लाख का मुआवजा, 2 लाख का मुआवजा घायलों को, सरकारी नौकरी। अब ऐसे में जो सत्यपाल है उनका एक बड़ा आरोप है सीएम पर। वो कहते हैं कि सीएम ऐसी जगहों पर ही कार्यक्रम कर रहे हैं जहां पता है कि रिएक्शन होगा, जहां पता है कि किसान रिएक्ट करेंगे। वो एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, इसे प्री प्लान तरीके से प्रेजेंट करने की एक कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि यहां से जो किसान आंदोलन है वो आने वाले वक्त में किस दिशा में जाता है। हमने देखा, हम जानते हैं आने वाले वक्त में चुनाव हैं, यूपी के चुनाव हैं, उसके बाद 2024 के चुनाव हैं। ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इस किसान आंदोलन का जो इंपैक्ट है, जो असर है इन चुनावों के ऊपर क्या होने वाला है। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फिर होंगे हाजिर आपके साथ क्या कहता है भारत में। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर हरियाणा, भारत का प्रभावशाली राज्य जहां कृषि के साथ अवसर को चुनती है और दैविक कार्यशीलता किसी निष्ठा से उभरा प्रगति का एक और कदम अपने प्रदेशवासियों के लिए रिटेल जगत में नए उद्यमी एवं सभी स्तरों पर रोजगार और कारोबार के अवसर उत्पन्न करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HAICL के द्वारा हर हिट स्टोर्स का शुभारंभ किया है। क्या कहता है भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब हम बात करेंगे जलियांवाला बाग कांड की शताब्दी के बाद जलियांवाला बाग में हुई जो ये रेनोवेशन हुई है, जो ये नवीनीकरण हुआ है, उसके ऊपर जो ये सियासत शुरू हो चुकी है, अब उस पर हम बात करेंगे। हम आपको बता दें पिछले 14 महीने से ये नवीनीकरण का काम चल रहा था, जिसको पूरा करने के लिए लगभग 20 करोड़ की लागत आई है जो केंद्र सरकार की तरफ से थी। अब इसके ऊपर जो विरोध है, जो सियासत है, वो शुरू हो चुकी है। हम आपको बता दें जो ये विरोध है ये सबसे पहले तब शुरू हुआ जब 28 अगस्त को ब्रिटिश इतिहासकार किम वैगनर ने ट्वीट करके ये एतराज जताया कि बाग के नवीनीकरण से जो बाग की इतिहास है, जो बाग का पौराणिक इतिहास है, उसके ऊपर ये एक तरह का प्रहार है। इसके बाद क्या था? इसके बाद सारे विपक्षी दल एक तरफ से हमला करना उन्होंने शुरू कर दिया। राहुल गांधी का कहना है कि जलियांवाला बाग से छेड़छाड़ शहीदों का अपमान है, उन्होंने इसे एक अभद्र घटना करार कर दिया। वहीं कैप्टन जो कि कांग्रेस से आते हैं, उन्होंने कहा कि मुझे तो देखने में अच्छा लगा, उनका यह कहना था। कांग्रेस में से ही ये 2 अलग अलग किस्म के बयान आए हैं, 2 अलग अलग किस्म की बातें आई हैं, जिसके बाद कैप्टन ने अपने बयान को डाइल्यूट करने के लिए ये कुछ तारीफें भी की राहुल गांधी की, मगर मूल रूप से इन दोनों के विचारों में काफी अंतर देखा गया। बहरहाल अब हम आपको बताते हैं कि क्या परिवार, जो शहीदों के परिवार हैं, उन्हें भी इससे आपत्ति है? जवाब है हाँ। शहीदों के परिवार वालों का कहना है कि जो प्रवेश और निकासी वाली गली है उसके अंदर जो बदलाव किए गए हैं उससे उन्हें आपत्ति है। वो चाहते थे कि इतिहास
अच्छी तरह प्रेजेंट किया जाए दुनिया के सामने। वो चाहते थे कि बाग का नवीनीकरण हो, मगर वो ये नहीं चाहते थे कि जो पुरानी चीजें वहां हैं, जो बाग की असली चीजें वहां हैं, उनके साथ कोई छेड़छाड़ की जाए। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसके ऊपर हर रोज नई नई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हम ध्यान रखेंगे कि आगे जब भी कोई नई प्रतिक्रिया आए तो हम इसको आपके साथ जरूर साझा करेंगे। क्या कहता है भारत में, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर इसी वक्त होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए HBC News 18। मुझे दे इजाजत, नमस्कार।